आज आपके जो कुछ सवालात थे, जैसे मैंने कहा था, आप सवालात अपने नीचे कमेंट कीजिए और मैं आपको उनके जवाब दूंगा पीपीएससी के बारे में, क्योंकि जॉब्स के बारे में बहुत से लोग, ख़ास तौर पे जो फ्रेश लोग हैं, वो बहुत कंफ्यूज हैं। तो जो सवालात जो मुझे मौसूल हुए हैं उनमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनके मेरे ख्याल में जवाब देना जो ज़रूरी है, तो वो सवालात मैंने लिख लिए हैं। आपको उन सवालात के जवाबात जो है मैं अभी आपको इनके सबसे पहला सवाल जो है, जो सबसे ज़्यादा लोग रिपीट कर रहे हैं, वो ये है कि टेस्ट कब से शुरू होंगे। तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं टेस्ट के बारे में। नंबर 1 फैक्टर जो है पहले कि क्या 8 सितंबर वो लास्ट डेट हो या कुछ बढ़ जाए, क्योंकि दरमियान में कुछ छुट्टियां भी यहाँ हो सकता है, कुछ मुहर्रम वगैरह की वजह से और सितंबर की वजह से हो सकता है एक हफ़्ता बाद उसमें कुछ इजाफा हो जाए। लेकिन ये बार मैं कह रहा हूँ, अगर 8 सितंबर रहती है और कोरोना वायरस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर टेस्ट उसमें रुकावट नहीं आती, तो सितंबर के आखिर में भी टेस्ट शुरू हो सकते हैं अभी। लेकिन ये सिर्फ मतलब पीपीएससी को निज़ाम को देखते हुए मैं बता रहा हूँ। अभी पीपीएससी की तरफ से ऐसी कोई जो है ख़बर वो कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है। जैसे ही कंफर्म न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बता दूंगा। तो आप लोग तैयारी रखिए, सितंबर के आखिर में, अक्टूबर में ये आपके टेस्ट जो है वो होंगे। इस पे फिर इसमें डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितनी है, उनके हिसाब से सेंटर्स जो है वो अवेलेबल हों कि ना हों मुख्तलिफ सिटीज़ में, उस हिसाब से फिर, और फिर जो इन्वेजिलेशन स्टाफ है वो सारा स्टाफ अवेलेबल हो या ना हो। जो कम जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होंगे वो टेस्ट जल्दी होने की उम्मीद है, जिसमें ज़्यादा जितने कैंडिडेट ज़्यादा होते जाएंगे फिर वो उतना लेट होने की उसमें उम्मीद रहेगी। तो सवाल नंबर 2 इसके बाद लोगों ने पूछ रखा है डोमिसाइल के बारे में और टेस्ट सेंटर के बारे में और सीट किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। ये एक अहम सवाल जो बार बार लोग पूछ रहे हैं। तो नंबर 1 डोमिसाइल, कुछ लोगों ने सवाल किया कि क्या मेरा डोमिसाइल फैसलाबाद का फॉर एग्जाम्पल है तो मैं लाहौर में हूँ। यहाँ पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए आपका, पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है। फॉर एग्जांपल आपका, मैं भक्कर में रहता हूँ, मेरा भक्कर का डोमिसाइल है और एक बंदा लाहौर में रहता है, उसका लाहौर का है, तो हम दोनों का इक्वल डोमिसाइल है, हम दोनों को रावलपिंडी में सीट मिल सकती है। ठीक है, मतलब समझने की बात ये, आपको मैं थोड़ा इसमें एक तो जो सेंटर जिन जिन सिटीज़ में टेस्ट उन्हीं सेंटर्स पे होगा, आप उन सेंटर्स की डिटेल पीपीएससी की वेबसाइट पे ले सकते हैं। उसके बाद आप जिस भी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट के हो, आपने पूरे सूबे की बेस पे अप्लाई करना है। सीट्स जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में होंगी, फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन की 50 सीट्स हैं, अगर किसी मेल की या फीमेल की, तो 50 सीट्स पर जो 50 लोग पहले सेलेक्ट होंगे, उन 50 लोगों में से चाहे वो 50 के 50 लाहौर डिस्ट्रिक्ट के हों तब भी कोई बात नहीं, या 50 के 50 भक्कर से सिलेक्ट हो जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन 50 लोगों को बुलाया जाएगा और मेरिट वाइज पहले नंबर 1 वाले से पूछा जाएगा आपने कौन सी सीट लेनी है। जिस डिस्ट्रिक्ट में भी सीट उनको दिखाई जाएगी कि ये सीट्स वैकेंट हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, इस कॉलेज में, वो नंबर 1 वाला अपनी सीट जो है वो चूज़ कर लेगा, मैं इस सीट जो वो चला जाएगा। नंबर 2 वाले बुला जाएगा। इस तरह जो पहले 49 आएंगे वो 49 सीट्स वो चूज़ कर सकते हैं, चाहे उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल गई तो वो डिस्ट्रिक्ट में ले लेंगे, अगर अपने नाम ली तो किसी और जहाँ पे भी मिलेगी उधर जाना पड़ेगा। और 50 नंबर वाला जो आएगा उसको जो आखिर में सीट बची होगी उसको वही सीट उसको मिलेगी। तो यहाँ पे डोमिसाइल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, पंजाब के बाहर के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक आपकी क्वेश्चन का आंसर ये क्लियर हो गया। उसके बाद बहुत से लोग जो है वो कन्फ्यूजन की वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब ये बिल्कुल सिंपल बात है, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, इन जॉब्स के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो बंदा, ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है असल में वो इस वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में मौजूद है। तो एप्लीकेशन फॉर्म यही रहता है, ये जो FIA या पुलिस या इस किस्म में इंस्पेक्टर की और इस किस्म की ASI वगैरह की जॉब्स आती हैं, उसमें ये मेडिकल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के बाद जमा कराना लाजमी होता है। जो ये लेक्चरर की और जो जनरल सीट्स हैं उन पे इसको आप खाली छोड़ दें, आपने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट ना बनवाना है ना जमा करवाना है। हाँ, जब अगर आप सेलेक्ट हो जाएं लेक्चरर तो फिर मेडिकल होता है, तनख्वाह अपने निकलवाने के लिए वो मेडिकल लाजमी होता है, लेकिन वो सिलेक्ट होने के बाद का प्रोसेस है, जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम का प्रोसेस है। अभी आपने मेडिकल सर्टिफिकेट लेक्चरर की जॉब्स के लिए किसी ने कोई ना बनाना है और ना सेंड करना है। तो ये आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है BS डिग्री वाले अहल हैं या नहीं, BS की डिग्री। तो ये भी बड़ी सिंपल बात है, लेकिन मैंने देखा है कि माज़रत के साथ बहुत से लोग गलत गाइड करने पे लगे हुए हैं। हर बंदा गाइड करने पे लगा हुआ है, जिसको खुद भी नहीं पता, जो गाइडेंस ले रहा है उसने किसी से गलत गाइडेंस ले ली, वो आगे दूसरों को गलत गाइड करने पे लगा हुआ है। तो BS डिग्री वो MA MSc के इक्वल होती है, उसके लिए किसी किस्म में कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको नहीं है।
उसमें लिखा हुआ नहीं है BS डिग्री, लेकिन BS डिग्री के लिए HEC ने अलग जारी किया हुआ है एक लेटर। उस लेटर के मुताबिक BS डिग्री होल्डर जो है वो MSc MA लेवल के इक्वल है, उनको इसके लिए की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है उनको। फॉर एग्जांपल अगर BS केमिस्ट्री है, वो MSc केमिस्ट्री वाले मजमून में आराम से अप्लाई कर सकता है, उसके लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन उसी सब्जेक्ट में BS किया हो जिस सब्जेक्ट की उसको ज़रूरत है, तो वो उसके लिए उसको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और सब्जेक्ट है जो कि मेंशन नहीं है तो फिर उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत। सर्टिफिकेट के बारे में आगे क्वेश्चन में मैं मज़ीद आपको बताता हूँ इस बारे में। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है एक क्वेश्चन जो सब कर रहे हैं कि मेरी डिग्री जो है वो MBA फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे और सब्जेक्ट भी आ रहे हैं। मेरी डिग्री MBA HR है, इक्वलेंस सर्टिफिकेट जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि वो क्या है। तो PPSC की वेबसाइट पे डिग्रीज़ की लिस्ट आप सब लोगों ने देखी होगी कि कौन कौन सी डिग्रियों वाले इक्वल हैं। उसमें जो डिग्रीज़ लिखी हुई हैं और उसमें साथ में BS शामिल कर लीजिए, BS भी उसमें साथ शामिल है। जो डिग्रीज़ लिखी हुई हैं उन डिग्रीज़ और BS के अलावा बाकी जो भी आपकी डिग्री का नाम है और उस लिस्ट में नहीं है, वो सब लोग एलिजिबल, PPSC के मुताबिक एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। और जब वो इंटरव्यू पर जाएंगे तो कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि इक्वलेंस सर्टिफिकेट अभी लेकर और साथ अटैच करना है। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अटैच कुछ भी नहीं करना है। वो जब इंटरव्यू में आप जाएंगे, आपकी डिग्री जो है उसको उस पर एतराज़ लगाएंगे कि ये डिग्री जो है वो हमने तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये डिग्री तो इक्वल ही नहीं है। उस वक्त आपने खुद से ये मतलब आपने प्रूव करना होता है कि मेरी डिग्री इक्वल है। उसके लिए HEC इक्वलेंस सर्टिफिकेट जारी करता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कि फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री उर्दू की और आप चले जाएं, आप कहें कि भाई मेरी इंग्लिश के इक्वल बना दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ से आपको ऐसे नहीं कि आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है आपकी डिग्री किसी सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल बायो के बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेरी बायो के इक्वल है, जैसे ये MBA HR जो है उन्होंने कहा है कि हम तो MBA HR MBA फाइनेंस वालों के अगर इक्वल है उसको लगता है और HEC उसको मान लेगी कि भाई इक्वल है, तो अगर वो इक्वलेंस दे देंगे तो फिर वो एलिजिबल है इंटरव्यू के टाइम, वरना वो एलिजिबल नहीं है। इक्वलेंस सर्टिफिकेट HEC से मिलेगा, उनकी वेबसाइट के ऊपर, HEC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इसके लिए परफॉर्म और सारी डिटेल मौजूद है कि इक्वलेंस सर्टिफिकेट कैसे आपने लेना है। तो ये, लेकिन ये भी इंटरव्यू के टाइम का प्रोसेस है, लेकिन जिसकी डिग्री इक्वल नहीं है उसको ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की उसको। अच्छा, इसके बाद है B.Ed की डिग्री के बारे में लोग पूछ रहे हैं। इसके दो सवाल है कि क्या B.Ed की डिग्री, कुछ लोग कह रहे हैं B.Ed की डिग्री अहल है और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या B.Ed लाजमी है। तो B.Ed लाजमी है, ये गलत बात है। B.Ed कोई लाजमी नहीं है, B.Ed M.Ed नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट में MSc की डिग्री चाहिए या BS की डिग्री चाहिए। इसके लिए वो जो B.Ed होता है वो एजुकेटर की जॉब्स में और हेडमास्टर और SS की जॉब्स में लाजमी होता है, लेक्चरर में वो लाजमी नहीं है। ये एक क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। दूसरा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने BA के बाद B.Ed किया हुआ है, 1.5 साल का या 2 साल का B.Ed मैंने किया हुआ है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ B.Ed की बेस पे। तो जी नहीं, B.Ed जो है वो बैचलर डिग्री है। इसको जब तक इसका M.Ed ना हो, M.Ed वाले एलिजिबल हैं, लेकिन M.Ed के बगैर सिर्फ B.Ed वाले एलिजिबल हैं। हाँ, BS.Ed जो है मतलब 4 साल वाला B.Ed अगर आपने किया हुआ है तो वो फिर आप इसमें एलिजिबल एजुकेशन में आप होंगे, ठीक है। वो BS एजुकेशन की डिग्री BS.Ed बन जाती है, फिर आप एलिजिबल। लेकिन अगर मैं B.Ed अगर 2 साल का 1.5 साल का B.Ed किया हुआ है तो आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल नहीं है। B.Ed की डिग्री जो है वो बैचलर डिग्री है, ये मास्टर डिग्री नहीं है। 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, इससे कम जो एजुकेशन है वो एलिजिबल नहीं है। वो इस बारे में जो है चांसेस के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ये अहम सवाल भी है। ये लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या चांसेस हमने कितने अवेल कर लिए, क्या PPSC की वेबसाइट पे ऐसा कोई लिंक मौजूद है जहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो जी नहीं, ऐसा कोई लिंक PPSC की वेबसाइट पे मौजूद नहीं है। PPSC का उनके जवाबात दिए हुए हैं, उनके कहने के मुताबिक आपको खुद मालूम होना चाहिए कि आपने कितनी दफ़ा अप्लाई कर लिया है। अब इसमें बहुत से कन्फ्यूजन है। मैंने चांसेस के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनकी पॉलिसीज़ पढ़ के मुझे पॉलिसीज़ के बारे में मालूम है, मैं लिख सकता हूँ। मुझे मालूम है जो मैंने बात की है मैं ठीक की है, लेकिन उस पर बहुत से लोगों का एतराज़ है। आजकल हर बंदा जो है वो गाइड करने पे लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने कहा है जी अब पिछले चांस सारे ख़त्म हो गए। फॉर एग्जांपल पीछे कोई 5 दफ़ा भी अप्लाई कर चुका है तो बस अब वो गया, अब वो दोबारा से पहली दफ़ा से अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या बेवकूफ़ी है। इस किस्म की बातें आप लोग कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और कहते हैं अब जब रिजेक्शन लेटर जब आएगा तो फिर आप लोग उसके बारे में क्या करेंगे। रिजेक्शन लेटर जब आपको मिलेगा कि भाई आप रिजेक्ट हैं, आपने जो है 3 बार अप्लाई कर लिया, आपने PPSC की वेबसाइट पे जाके देखें 2017 में भी
2018 में भी रिजेक्शन लेटर मिलते हैं लोगों को मुख्तलिफ जॉब्स पर। तो अगर ये पॉलिसी जो नवंबर 2017 में आई है, इससे अगर पिछले चांस ख़त्म हो गए हैं, वो कुछ लोगों ने लिखा हुआ कि नई पॉलिसी आने से पिछली पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो उस डेट से ख़त्म होती है, पिछली डेट से वो ख़त्म नहीं, पिछले सारे फॉर एग्ज़ाम्पल सालों से वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो यहाँ पे चांसेस के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा। जिन लोगों ने 3 चांस पहले अवेल कर रखे हैं उनको रिजेक्शन SMS उनको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और PPSC की पॉलिसी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि हम यहाँ पे मैं एक बात जो है ना, एक बात में कन्फ्यूजन है, उसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है। नवंबर में ये पिछली 2017 में ये आई सी पॉलिसी जिसके मुताबिक टेस्ट में आप पास होंगे और इंटरव्यू में पास होंगे, या टेस्ट में पास होंगे और इंटरव्यू में कॉल नहीं किया तो आपका चांस काउंट नहीं होगा। लेकिन उससे पहले लोग टेस्ट दे चुके थे। PPSC के मुताबिक 2 चीज़ें यहाँ पे वैसे देखी जा सकती हैं। एक तो उस डेट, जिस डेट से ये इम्प्लीमेंट हुआ है, उनकी अपनी वेबसाइट पर ये मौजूद है, जिस डेट से इम्प्लीमेंट हुआ है उस डेट से पहले अगर किसी ने टेस्ट दे लिया है तो वो इस पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठा सकता वो। जबकि मेरे ख्याल में तो जो इस डेट से पहले क्योंकि ऐड आ गया था तो वो भी सब लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। लेकिन इस बारे में कन्फ्यूजन है, ये PPSC खुद ये कन्फ्यूजन क्लियर करेगा। PPSC के पास कंप्लीट आपके नंबर ऑफ़ चांसेस की डिटेल मौजूद है। आप इस बारे में टेंशन ना लें कि आप लोगों ने जनाब, आप जो है अगर फॉर एग्जाम्पल 3 दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं और आप 2 दफ़ा लिख के भेज देंगे और PPSC को मालूम नहीं होगा। ID कार्ड के हिसाब से आपकी डिटेल मौजूद है, आप जितना भी लिख सकते हैं लिख लीजिए। PPSC रिजेक्शन लेटर आपको भेज जाएगा। वो जब ID कार्ड के हिसाब से आपका इंटर करेंगे, आपका डाटा सारा उनके सामने आ जाता है कि ये कैंडिडेट कितने दफ़ा पहले अप्लाई कर चुका है। तो रिजेक्शन लेटर जो है वो मिलेंगे बहुत सारे। इस मतलब पिछली दफ़ा बहुत सारे मिले थे, इस दफ़ा भी रिजेक्शन लेटर बहुत से मिलेंगे। चांसेस जो है वो 3 हैं। जो लोग पुरानी पॉलिसी में 3 चांस पहले अवेल कर चुके हैं उनको चौथा चांस कोई नहीं मिलेगा उनको। हाँ, अगर पिछले 2017 में किसी का टेस्ट जो है उस पॉलिसी आने के बाद उसका टेस्ट क्लियर हो गया था और इंटरव्यू में भी वो क्लियर था तो उसका चांस काउंट नहीं होगा। लेकिन 2 बातें यहाँ पे और मैं कहूँगा। एक जैसे रूल मैंने PPSC की वेबसाइट पे अपना लिखा हुआ रूल है कि अगर कोई MPhil कर लेगा, अपनी डिग्री 3 चांसेस लेने के बाद हायर डिग्री ले लेगा तो उसको चौथा चांस मिलेगा। ये PPSC की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, लेकिन वो मिलता नहीं है किसी को। काफ़ी सारे लोगों ने इसकी कंप्लेंट किया है कि हम लोगों ने MPhil करने के बाद अप्लाई किया लेकिन हमें उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि हमने फ़ोन किया है PPSC को, उन्होंने कहा है कि जी आप एलिजिबल है, आपके चांस ये वो। देखिए, PPSC का फ़ोन बहुत बिजी होता है। जो पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं वो PPSC के फ़ोन पे बैठ कर उनका जवाब नहीं दे रहे आपको, आपकी पॉलिसियाँ आपको नहीं समझा रहे हैं आपको। वो जब आप अप्लाई करोगे फ़ोन पे बैठने वाला आपको जनरल गाइडलाइन दे रहा है, जनरल आपको सवालों के आपके आंसर दे रहा है। जब आप अप्लाई करोगे आपकी डॉक्यूमेंट्स बाकायदा चेक होंगी, उसके बाद आपको रिजेक्शन या आपको स्लिप आपको भेज जाएगी। अगर फ़ोन पे किसी ने आपको बोल दिया है कि आप एलिजिबल होंगे और असल में वहाँ पे आपके जो चांसेस है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो फ़ोन वाले से नहीं पूछा जाएगा कि क्या उसने ऐसा कहा था या नहीं, बल्कि वहाँ से आपको डायरेक्ट रिजेक्शन SMS आ जाएगा आपको। तो जो लोग जिन लोगों को लगता है कि उनका पिछला चांस उनका नई पॉलिसी के मुताबिक उनका नहीं हुआ काउंट, तो ठीक है, वो लोग दोबारा अप्लाई कर लें। अगर PPSC, क्योंकि इस बारे में मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, PPSC अगर उनको अगला चांस देगा तो ये PPSC पे मुनहसर है। PPSC की अपनी पॉलिसी है, PPSC उस पॉलिसी के मुताबिक आप लोगों को चांस देगा। लेकिन जिनके पुरानी पॉलिसी में 3 चांस कंप्लीट हो चुके हैं, टेस्ट फेल हो चुके हैं जिनके, या पिछले 2017 में जिनका टेस्ट और इंटरव्यू फेल हो चुका है और उनके चांस 3 हो गए हैं, PPSC उनको चौथा चांस नहीं देगा। 4 चांसेस नहीं होते हैं, 3 चांसेस ही होते हैं। तो ये चांसेस के बारे में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और यही पॉलिसी भी है PPSC की अपनी। बाकी आप लोग जिस तरह से भी हर बंदा गाइड कर रहा है, बहुत से लोग गलत गाइड कर रहे हैं, ये आप लोगों पे खुद मुनहसर है कि आप लोग जो है गाइडेंस किस तरह से ले रहे हैं और किस पे यकीन कर रहे हैं, किस पे नहीं कर रहे। ये आप लोग खुद आपका अपना मैटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NOC के बारे में। NOC क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये उन लोगों को चाहिए जो पहले सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं। सरकारी मुलाजमत जो लोग कर रहे हैं पहले, वो NOC भेजेंगे। अब सवाल इसमें यह है कि मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त एक ऑप्शन आता है कि क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपने उसको येस या नो करना है। तो नो करेंगे तो फिर आपका ऑप्शन चला, फिर आपको NOC नहीं चाहिए। अगर येस करेंगे तो NOC आपको पास होना चाहिए। अब सवाल ये है लोगों का कि क्या हम NOC टेस्ट से पहले ले लें या NOC हम इंटरव्यू के टाइम पे ले लें। अब इसमें 2 बातें हैं। अकॉर्डिंग टू रूल्स, कवानीन के मुताबिक लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले की डेट का NOC बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, जब आप NOC लेने के लिए अपने डिपार्टमेंट जाएंगे, डिपार्टमेंट को वो देना पड़ता है एडवर्टीज़मेंट कि इस एडवर्टीज़मेंट की बेस पे हम लोग
अप्लाई करना आता है एनओसी हमें दिया जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू के टाइम पे जाएंगे वो एडवर्टीजमेंट लेके जिसकी डेट 2-3 महीने पहले गुजर चुकी होगी, तो रूल्स के मुताबिक आपका डिपार्टमेंट भी आपको लास्ट डेट उस ऐड की डेट के बाद आपको एनओसी जारी करने का पाबंद नहीं है। अगर आपका ऑफिसर कहेगा कि आप तो डेट गुजर गई एनओसी नहीं दे सकता, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते कहीं भी। अकॉर्डिंग टू रूल्स एनओसी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले का बना होना चाहिए, और डिपार्टमेंट को भी आपको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले ही देना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद इंटरव्यू के टाइम पे जो डिपार्टमेंट्स बना के देते हैं, जो ऑफिसर बना के देते हैं, वो पॉलिसी के अगेंस्ट जाके गलत बना के देते हैं। अब दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जो लोगों का है, जो लोग गाइड कर रहे हैं वो कहते हैं भाई कोई बात नहीं इंटरव्यू टाइम बना लेना। उसमें दो बातें, पहली बात ये कि बहुत से लोगों को उनमें से लग रहा होता है कि हमने कौन सा टेस्ट पास करना है, इंटरव्यू अगर पास कर लिया तो फिर बनवाएंगे, वरना हमें क्या ज़रूरत है हम बनवाएं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि मैंने देखा है वाकई इंटरव्यू टाइम बना देते हैं हर डिपार्टमेंट वाले, क्योंकि हमारे मुल्क में कवानीन जो है उसको कोई देखता ही नहीं है। कवानीन की बात की जाए तो लोग कहते हैं भाई ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको समझ नहीं है इसको चीज़ों की। तो हमारे मुल्क में यही चलता है कि डेट के बाद भी बना देते हैं, ठीक है। तो अब ये आप पे खुद मुनहसर है, अकॉर्डिंग टू रूल्स वो डेट से पहले बना होना चाहिए। लेकिन लोगों ने पिछले मैंने सालों में देखा है कि बाद में बनवा लेते हैं जी, आखिरी जिस दिन इंटरव्यू उससे एक दिन पहले भी जाके साइन करवा लेते हैं और बन जाता है उनका। तो ये आप पे खुद मुनहसर है, आप कब उसको बनवा लें। नेक्स्ट उसके बाद जो है उम्र की हद और रिलैक्सेशन और कट ऑफ डेट क्या होती है, ठीक है। उम्र की हद ऐड में मौजूद है, 33 ईयर तक के मेल और 36 ईयर तक की फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। जनरल मतलब जिसकी कोई जॉब भी नहीं है, जिसकी इसके लिए कोई रिलैक्सेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 36 तक की हर लड़की और 33 तक का हर लड़का अप्लाई कर सकता है। अब इससे ऊपर कौन लोग अप्लाई, तो जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी अगर उम्र इससे गुजर चुकी है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं वो उनको भी रिलैक्सेशन है, जो एड हॉक बेस पे काम करें उनको भी रिलैक्सेशन मिलती है। वो अपनी जो उनकी सर्विस है वो उसमें से निकाल लें अपनी एज में से। अगर उनके पास उतनी एज बनती है जितनी के रिक्वायर्ड है तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कीजिए और आप जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको थ्रू प्रॉपर चैनल एनओसी लेकर अप्लाई करना होगा आपको। तो ये है। अब कट ऑफ डेट के बारे में ये मैं आपको यहाँ पे नई बात बता रहा हूँ, मतलब क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इस बारे में लोग रिसर्च नहीं करते हैं। आपकी एज होनी चाहिए 33 फॉर एग्जांपल मेल की, तो वो 33 किस डेट को होनी चाहिए, 1/1/2020 1 जनवरी 2020 को आपकी उम्र 33 साल होनी चाहिए। आज इस क्लोजिंग डेट ऑफ एड पर नहीं, बल्कि 1/1/2020 ये पीपीएससी की नई पॉलिसी कुछ अर्से पहले आई थी। 1 जनवरी 2020 पर आपकी एज 33 साल से कम होनी चाहिए। इस तरह फीमेल जो है 1 जनवरी 2020 को उनकी उम्र 36 साल से कम होनी चाहिए जो अप्लाई करने वाले हैं। कट ऑफ डेट जिसको बोलते हैं वो है 1 जनवरी 2020। जिस साल में ऐड आएगा उस साल की 1 जनवरी जो है वो कट ऑफ डेट होती है। उस 1 जनवरी को देखा जाएगा कि आप लोगों की उम्र कितनी थी, आपकी एज उसमें से माइनस की जाएगी आपकी। तो ये कट ऑफ डेट और एज रिलैक्सेशन के बारे में आपकी जो मालूमात हैं उसमें थोड़ा सिलेबस। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि पीपीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस कब आएगा, तो पीपीएससी सिलेबस जारी नहीं करता, हालांकि पीपीएससी ने सिलेबस जारी कर दिया है। पैटर्न में उन्होंने बताया कि 80% आपका सब्जेक्ट और 20% जनरल होगा। अब जो सब्जेक्ट में उन्होंने बोल दिया है उसका मतलब सब्जेक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट आपका। फॉर एग्जांपल वो चाहे एमएससी लेवल से ले लें, चाहे बीएससी, चाहे एफएससी, चाहे मैट्रिक लेवल से आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन ले लें, वो आपके सब्जेक्ट में से होगा। चाहे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में से कहीं से भी आ जाए, आप ये नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ कोर्स आ गया है। आपका कोर्स आपका पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में आपको जहाँ जहाँ से जो चीज़ मिलती है वो आपने पढ़नी है। ये पीपीएससी के मुताबिक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी सिलेबस के बारे में मैंने अपनी एक वीडियो भी जारी कर रखी है, मेरे चैनल पे आप वीडियोस देख लीजिए, उसमें सिलेबस के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन को एडिट करना। लोगों को बहुत जल्दी है अप्लाई करने की, हालांकि बहुत दिन पड़े हैं, तो लोग अभी 1-2 दिन पहले से ही लोग शुरू हो गए हैं जी, अब अप्लाई नहीं हो रहा। अभी भी मुझे लोगों को मैं अप्लाई नहीं आ रहा, जबकि काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो ये इतनी ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। आराम से, जल्दबाजी में आपसे गलती हो जाती है, आराम से एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, गलती कोई ना कीजिएगा। गलती करने के बाद आपको दोबारा एडिट करना पड़ता है उसको। तो एडिट के लिए आपको एक कोड आपके ईमेल आईडी पर, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा अप्लाई करते वक्त। काफ़ी सारे लोग दूसरे लोगों से अप्लाई करवाते हैं, वो लोग अपना ईमेल आईडी दे देते हैं, फिर आपके जो ईमेल्स आती हैं वो उनके पास जाती हैं, आपको पता नहीं चलता कि आपको कौन सी ईमेल आई थी या कौन सी नहीं। तो अपना ईमेल आईडी दीजिएगा ताकि जो भी आपको मिलें, आपको जो भी
ईमेल्स आपके लिए सेंड करी पीपीएससी, वो आपको मिल जाएं। उसमें आपको कोड आएगा और आपका एप्लीकेशन नंबर एप्लीकेशन कैन में आपको मिलेगा। ये दोनों चीज़ें इनको और अपने आईडी कार्ड वगैरह को यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन पीपीएससी की वेबसाइट पे एडिट कर सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ गलत हो गई है दोबारा उसको आप एडिट कर लीजिए। तो ये एडिट का ऑप्शन वहाँ पे पीपीएससी की वेबसाइट पे मौजूद है। इसके बाद एक और सवाल जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं, रिज़ल्ट वेटिंग उम्मीदवार। तो ये हर दफ़ा ऐसा होता है, रिज़ल्ट जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि भाई मेरा रिज़ल्ट नहीं, मेरा अभी आखिरी सेमेस्टर चल रहा है जी, मेरा आखिरी साल चल रहा है, मेरा रिज़ल्ट मैं वेट कर रहा हूँ जी, 2 महीने बाद आ जाएगा। तो यार आप लोगों की इतनी जल्दी क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी उम्र अभी 21, 22, 23 साल है तो आप लोगों को क्यों इतनी जल्दी हो गई है कि आप लोग जो है ना, आप लोग चाहते हैं कि अभी भी आप फ़ौरन आप जो लोग अभी 30-35 के हो गए हैं उन लोगों को ट्राई करने दीजिए आप लोग। ये जनरल बात थी, लेकिन रूल्स के मुताबिक जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया 8 सितंबर 2020 लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, उस डेट ऑफ एप्लीकेशन से पहले आपका फाइनल रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। बेशक आपके पास डिग्री नहीं है, वो एक अलग इशू है, आप इंटरव्यू टाइम डिग्री दिखानी है, आपको अपने मार्क्स पता हो और आपका रिज़ल्ट 8 सितंबर से पहले आ चुका हो तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। अगर आपका रिज़ल्ट 9 सितंबर को आया या 10 सितंबर को आया, आप एलिजिबल नहीं होंगे। आप बेशक अप्लाई कीजिए, लोग करते हैं अप्लाई और फिर वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम जब अपनी डिग्री चेक करवाते हैं वहाँ पे 9 सितंबर फॉर एग्जांपल लिखा होगा डिग्री पे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा और आपका एक चांस भी वेस्ट हो जाएगा। 3 चांसेस होते हैं, एक चांस आपका वेस्ट हो जाएगा। तो काइंडली जिन लोगों का वेट नहीं आया वो वेट कर लीजिए, 2-3 सालों बाद दोबारा आ जाएंगी। आप इन जल्दबाजी से काम ना लीजिए, आराम से सब्र कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए और ताकि आप लोग आसानी से अगली दफ़ा सेलेक्ट हो सके इसमें। इसके बाद बीए में कुछ लोगों का सवाल यह है कि मेरे बीए में ये सब्जेक्ट थे या मेरी डिवीज़न जो है वो मैट्रिक में या एफए में या बीए में 3rd थी या फिर मेरे मार्क्स बहुत कम हैं। ठीक है, तो बीए में आपके और एफए में जो भी मार्क्स थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमए में आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका अगर वही है जो रिक्वायर्ड है तो बीए एमए के सब्जेक्ट्स को, बीए एफए मैट्रिक इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपका एमए एमएससी का सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद जो डिग्री उन्होंने कहा है कि हमारी डिवीज़न जो है वो 3rd है, फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक में या एफए में या बीए में, तो वो लोग एलिजिबल हैं। 33% से अबव वाले अप्लाई करने के एलिजिबल है। लेकिन मास्टर्स डिग्री के अंदर सिवाय एमए इंग्लिश 3rd डिवीज़न के और कोई 3rd डिवीज़न अलाउ नहीं है। आपकी जो फाइनल डिग्री है उसमें 2nd डिवीज़न होनी चाहिए। बाकी पीछे आपके जो भी नंबर और जिस तरह से भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, आप लाजमी अप्लाई कीजिए। एक सवाल और कि डिवीज़न हमारी लो है, हम क्या करें जी, 2nd डिवीज़न है, क्या 1st डिवीज़न वाले सेलेक्ट होते हैं या एमफिल वाले? तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेहरबानी करके आप ये सारे अपने जहन से निकालिए, तैयारी कीजिए, टेस्ट में अच्छे 100 में 100 नंबर ले लीजिए और फिर आप इंटरव्यू अच्छी तरह पास कर लीजिए। आपसे सीट नहीं छीन सकता। बेशक आपके पीछे 3rd डिवीज़न भी होगी, इससे कोई लेने देना किसी को नहीं है। वहाँ पे मेरिट पे आपको जॉब मिलेगी, मेरिट के अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं देखा जाएगा आपका। तो ये एक तो इसके बारे में मेरा जवाब था। एक सवाल और जो है नंबर 14 वो ये है कि क्या सिफारिश चलती है या रिश्वत चलती है? बहुत से लोग ऐसा पूछते हैं मुझसे। तो मैं 2010 से लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मेरे सामने बहुत से लोग लेक्चरर बने हैं, बहुत से लोग आगे गए हैं, मैं खुद भी लेक्चरर हूँ, लेकिन कभी आज तक किसी ने, ना मैंने खुद कभी ऐसा कोई देखा, ना रिश्वत चलती है ना सिफारिश चलती है। जो लोग मेरे सामने, मेरे अपने भाई भी लेक्चरर हैं छोटे, जाइए टेस्ट पास कीजिए, इंटरव्यू दीजिए और आप आसानी से लेक्चरर आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आप घर आएगा, आपको अपने करीब तरीन सीट मिल जाएगी और आप लेक्चरर बन जाओगे। इससे अच्छी जॉब आपको और कोई नहीं मिलेगी। सिर्फ 2 चीज़ें आप ख्याल रखनी है। नंबर 1 मेहनत कीजिए और नंबर 2 फालतू ख्यालात और फालतू लोगों की बातें ना सुनिए। लोग ऐसे, जो लोग जिनकी ओवर एज हो चुके हैं, जो पास नहीं हो सकते, वो फिर ऐसे बोलते हैं कि ये यहाँ पे यार इधर पैसे लग गए हैं यार, ये ना जाना, या फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी बातों पे यकीन ना कीजिए और जाके टेस्ट दीजिए और इंटरव्यू दीजिए और पास कीजिए और आपको कोई आपसे सीट नहीं छीन सकता। आखिरी सवाल जो है लोगों का वो मेरे ग्रुप्स के बारे में है। तो उसमें भी यार मुझे कुछ आप लोग हेल्प कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ग्रुप्स छोटे बन सकते हैं। ग्रुप सिर्फ मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मैं, जो मेरे पास बुक्स वगैरह हैं PDF में, मैं चाहता हूँ लोगों से आपसे डाटा वगैरह शेयर करता रहूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ें आप पढ़िए, ये चीज़ें ना पढ़िए। और फेसबुक के ऊपर फाइल्स शेयर करना और वो उसको डाउनलोड करना काफ़ी सारे लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैं सिर्फ इसलिए बनाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे पास जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा लोगों की आ रही हैं।
फॉर एग्जांपल सिर्फ इंग्लिश में 1000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक मुझे कह दिया कि हमें ऐड कीजिए। मैं इतने लोगों को कैसे ऐड कर सकता हूँ, और फिर उन लोगों को अगर मैं ऐड कर लूँ फिर उनकी ज़िम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ इतने सारे लोगों की। तो मैं इस बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो चुका हूँ। मैं इतने ज़्यादा लोगों को कैसे व्हाट्सएप में ऐड करूँ, और उनको कैसे और कैसे कुछ लोगों को मैं कहूँ कि भाई मैं आपको ऐड नहीं करता। मेरे फेसबुक के ऊपर सब लोग ये हैं, मैं उन सब लोगों किसी को भी इनकार नहीं कर सकता। तो मैं इसी अभी सोच विचार में हूँ। और दूसरी बात, अभी आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, तो मैं अगर 1-2 दिन में फ़ैसला मज़ीद करूँगा, क्योंकि फ़ाइल्स मैं चाहता हूँ मैं किस तरह से आपके साथ ट्रांसफ़र करूँ, तो 1-2 दिन में फ़ैसला करूँगा और आपको पेज के ज़रिए बताऊँगा। बाकी आप लोग जितने भी मौजूद हैं मेरे फेसबुक पेजेस के ऊपर और ग्रुप्स में, मैं यहाँ पे सारा डाटा ज़रूर शेयर करूँगा। इंशाल्लाह बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा होगा। हर सब्जेक्ट की मैं डाटा जो है वो शेयर करूँगा लाजमी। आप लोग जो भी हैं वो मुझे फॉलो करते रहिए। और दो बातें और आप लाजमी सुन लीजिए कि नंबर 1, लोग कहते हैं आप रिप्लाई नहीं करते हैं। मुझे हर रोज़ तकरीबन समझ लीजिए कि 3 से 4 हज़ार कमेंट्स और मैसेजेस वगैरह मिलते हैं। मैं उन सबको ना तो पढ़ सकता हूँ, पुराने जो हैं वो नीचे जा रहे थे, मुझे मिलते ही नहीं है वो। कुछ को मैं पढ़ लेता हूँ तो मैं उनको लाजमी रिप्लाई करता हूँ। और दूसरी बात ये कि क्या मैं सारे सब्जेक्ट्स का डाटा सेंड करूँगा, मैं सारे सब्जेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जो चीज़ जिस सब्जेक्ट की मुझे मिलेगी मैं उसको वो सेंड करता रहूँगा। आप लोग घर में, मैंने आपको पहले कहा है कि अपना सिलेबस जो है उसको पहले लाजमी एक नज़र देखिए, रिवाइज़ ज़रूर कीजिए, उसके बाद MCQ तरफ जाइए। MCQ बुक्स कौन सी अच्छी है मैं देख रहा हूँ बुक्स। इंशाल्लाह आपको मैं बुक्स के नाम जो है बताऊँगा कि कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए और कौन सी बुक्स आपको नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सवालात के जवाब थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इन सवालों के जवाबात के मुंतज़िर हैं। आप लाजमी इसको शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोज़ मिलती